हाँ, क्या चर्चा चल रही थी हमारी? कि अस्तित्व, अस्तित्व मतलब होना। और ये होना एक ऐसी जाति है कि जिसके आधार पर पूरे जगत में एकता स्थापित हो जाती। ठीक है, इसलिए अस्तित्व के आधार पर एकता स्थापित करना ये ही शुद्ध संग्रहणय है। ठीक है, शुद्ध संग्रहणय किसे कहा? कि पूरे मतलब पूरे जगत को एक ही कैटेगरी में स्थापित करना, वो शुद्ध संग्रहण है। एक ही कैटेगरी में कलेक्ट कर देना, इतने सारे हैं, है ना? द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। अनंत द्रव्यों को एक ही कैटेगरी में डाल देना, वह शुद्ध संग्रहण है। ठीक। अब हम्म शुद्ध और मतलब उसके नीचे आ जाओ आप, है ना? अभी देखो, समझा ना अपन ने जैसे कि मात्र सबको जीव कह, सबको द्रव्य कहना ये शुद्ध संग्रहण है। सबको अस्तित्व कहना शुद्ध संग्रहण है। सबको सत कहना शुद्ध संग्रहण है। सबको वस्तु कहना शुद्ध संग्रहण है। लेकिन मनुष्य कहना यह अशुद्ध संग्रहण है, क्योंकि इसमें संग्रह तो किया गया है, लेकिन केवल मनुष्य का संग्रह किया गया। तो क्या क्या छूट गया इसमें? कि जो पशु पक्षी है वो छूट गए, और दूसरे विश्व के अनंत और दूसरे द्रव्य वो भी सब छूट गए, है ना? ऐसे जीव द्रव्य, केवल जीव द्रव्य कहना, तो इसमें बाकी के सब 5 द्रव्य छूट गए। केवल पुद्गल द्रव्य कहना, उसमें भी बाकी के 5 द्रव्य छूट गए। तो पुद्गल द्रव्य में कि यह जैसे जीव द्रव्य लिया, तो ये जीव द्रव्य संसारी जीव द्रव्य ऐसा, तो उसमें क्या हुआ? मुक्त जीव छूट गए, लेकिन कलेक्शन किसका किया है? कि संसारी जीवों का कलेक्शन किया, और उसमें संसारी जीव में त्रस और स्थावर ऐसे दो भेद करने के बजाय उन दोनों को एक में कलेक्ट कर लिया और संसारी जीव कह दिया गया। ऐसे ही मुक्त और संसारी, इन दोनों जीवों को कलेक्ट करके जीव कह दिया गया। तो ये कलेक्शन भी संग्रहण है, लेकिन अशुद्ध संग्रहण है। ठीक है शोभा जी, थोड़ा क्लियर हुआ? दीदी आपने अभी बोला था कि संसारी और मुक्त अलग अलग करना है, तो अशुद्ध संग्रह नहीं हुआ ना? अलग अलग करना संग्रह नय नहीं है, इकट्ठा करना संग्रह नय है। पहले तो ये समझ लो आप, कलेक्ट करना हाँ वो संग्रह नय है। ठीक है। हाँ अब अलग हाँ। अलग कर दिया तो वो तो फिर अभी जो अगला नय आएगा अपना व्यवहार नय, उसमें आ जाएंगे अपन। लेकिन कलेक्ट किया है यहाँ पर, तो किसको कलेक्ट किया है? कलेक्ट। हाँ, जी। इकट्ठा किया है ना। तो किसको किया इकट्ठा? कि संसारी और मुक्त को इकट्ठा करके जीव बोल दिया गया। ये हाँ, कलेक्शन, ये संग्रहण है। ये शुद्ध न संग्रह नहीं हुआ ना, तो ये अशुद्ध संग्रहण है। फिर शुद्ध में क्या होएगा? तो सिर्फ एक द्रव बोलेंगे तब शुद्ध हाँ, संग्रह नहीं। द्रव्य, द्रव्य, सत, वस्तु, अस्तित्व, ये है शुद्ध संग्रहण है, बस केवल। जिसमें कोई चीज बाकी नहीं रह गई हो, जिसमें पूरा जगत समाहित हो गया हो, वह शुद्ध संग्रहण है। समझ में आ गया। ठीक। विभाजन करना में अशुद्ध हो गया और एक बोलना शुद्ध हो गया। नहीं, फिर आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। विभाजन करना तो व्यवहार नहीं हो गया, लेकिन विभाजित वस्तु को कलेक्ट करना वो हो गया यही। अशुद्ध संग्रहण है। दोनों में ही कलेक्ट किया है, अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, दोनों ही संग्रहण है ना, शब्द दोनों का संग्रहण है, दोनों संग्रह में में हाँ। कलेक्शन है। पर जिसमें पूरा, जिसके जिस कलेक्शन में सारे आ गए, वो हो गया शुद्ध कलेक्शन। शुद्ध। और जिसके हाँ। कलेक्शन में, कलेक्शन तो वो भी है, लेकिन कुछ चीजें छूट गई है, तो वो अशुद्ध कलेक्शन हो गया। अशुद्ध। जैसे समझ लो, और सरल उदाहरण, बहुत सरल उदाहरण है, इससे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। हम एक दुकान में गए, कपड़े की दुकान में गए, ठीक है?
अब वो जो कपड़े की दुकान में जो दुकान के मालिक बैठे थे, उनसे हमने पूछा कि आपकी दुकान में क्या है? तो उसने क्या जवाब दिया? कपड़े। कप क्या जवाब दिया उसने? कपड़े। अब ये कपड़े में उसने उसकी दुकान की सब चीजें समाहित कर ली, एक भी कपड़े को नहीं छोड़ा। ठीक। अब आ जाओ इसकी आगे पे। फिर हमने उससे पूछा, दुकानदार से हमने बोला कि लेडीज कपड़े हैं क्या? लेडीज कपड़ों में क्या है? तो उसने बोला कि लेडीज कपड़ों में टॉप भी है, जींस भी है, साड़ी भी है, सूट भी है। ऐसे उसने जो जो उसके यहाँ चीजें थी वो सब बताई उसने, है ना। तो अब ये जो हमने पूछा लेडीज कपड़े हैं क्या, तो उसने बोला हाँ लेडीज कपड़े भी हैं। तो लेडीज कपड़े में क्या है, उसके बाद उसने उसके भेद बताए। तो जो लेडीज कप मतलब उसकी दुकान में क्या है? कपड़े हैं। अब उसमें से एक चीज पकड़ी हमने, लेडीज कपड़े। तो लेडीज कपड़े ये अब हो गया अशुद्ध संग्रहण। दुकान में कोई भी चीज कपड़ों के अतिरिक्त है नहीं ना, केवल कपड़े ही कपड़े हैं दुकान में। तो पूरी चीजों को मिलाकर कह दिया कपड़े हैं। अब उसकी एक चीज पर आए, लेडीज कपड़े हैं। लेडीज कपड़े में भी बहुत सारे भेद है, तो लेडीज कपड़ों का भी कलेक्शन है हमारे यहाँ। तो कलेक्शन है मतलब कि लेडीज कपड़े भी बहुत टाइप के हैं हमारे पास, कि हमारे पास सूट भी है, हमारे पास जीन्स भी है, इतने सारे चीजों का लेडीज कलेक्शन है हमारे पास, है ना। तो ये कहलाएगा अशुद्ध कलेक्शन। और वो कहलाएगा, मतलब उसका कपड़ा कहना ये कहलाएगा शुद्ध संग्रहण है। और उसका ये कहना कि लेडीज कपड़े, ये कहना वो कहलाएगा अशुद्ध अशुद्ध संग्रहण है। आया समझ में? आया थोड़ा? आया आया है ना। आया ऐसे ही अब ये पूरे विश्व में क्या है कि छह द्रव्य। द्रव्य। द्रव्य, बस द्रव्य शब्द बोला तो इसमें तो ये हो गया शुद्ध संग्रहण है। अब हमने ये बोला कि तुम कौन हो? कि मैं जीव हूं। तो जीव में उसने अपने आप को अजीव से अलग किया, बाकी सबसे अलग किया। लेकिन पूरा जो ज्ञान दर्शन ऐसे अनंत गुणों के जो पिंड जीव द्रव्य है, अनंत जीव द्रव्य, उन सबके कलेक्शन, सबका कलेक्शन किया, तो वह अशुद्ध संग्रह नहीं, संग्रह नहीं हुआ। भले वो अशुद्ध है लेकिन संग्रह नहीं तो हो गया। अशुद्ध इसलिए क्योंकि अभी जीव के अतिरिक्त दूसरे द्रव्य छोड़ दिए ना, इसलिए अशुद्ध है। लेकिन जो जीव द्रव्य है उन सबका कलेक्शन किया, तो यह संग्रह शुद्ध नहीं हो गया। अशुद्ध अशुद्ध हाँ, अशुद्ध पर अशुद्ध अशुद्ध तो ऐसा है कि शुद्ध पर जो, अशुद्ध शब्द पर जोर मत दो आप। अशुद्ध मतलब कुछ गंदी बात हो गई, गलत बात हो गई, वो अर्थ नहीं है यहाँ पर अशुद्ध का। यहाँ पर तो जो केवल ज्ञानी है उनके ज्ञान में पूरा लोकालोक झलक रहा है ना। तो उनके ज्ञान में ही महासत्ता झलक रही है, कि पूरा विश्व की सारी सत्ता उनके ज्ञान में झलक रही है। और उनके ज्ञान में किसी भी कोई भी सत्ता छुपी हुई नहीं है, सब सत्ताएं ज्ञान में झलक रही है। लेकिन अभी हम तो छद्मस्त है ना, तो हमारा तो ज्ञान थोड़ा सा है, तो हम उस दृष्टि से ही बात करते हैं। तो मतलब वो गलत नहीं है, अशुद्ध का अर्थ यहाँ पर गंदा गलत ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस इतना सा अर्थ है कि पूरा ज्ञान नहीं होना। अशुद्ध कलेक्शन का मतलब कि थोड़ा ज्ञान होना। अभी हम दुकान वाले से हमने पूछा कि लेडीज कपड़े हैं क्या, तो वो हमको क्या कैसी दृष्टि से देगा, अरे ये कहाँ कहाँ से चले आते हैं, ऐसे ऐसे ग्राहक हो गए हैं, इतने सारे कपड़े भरे हैं और ये केवल लेडीज कपड़े मांग रहे हैं। ऐसा नहीं सोचेगा वो। क्यों नहीं सोचेगा? उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देगा ग्राहक को। क्यों? क्योंकि उसने उस बड़े कलेक्शन में से एक छोटा कलेक्शन लिया है, कोई गलत गंदी बात नहीं की। उसको जिस कलेक्शन में इंटरेस्ट था वो कलेक्शन उसके उसको दिखाया जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर अशुद्ध संग्रहणय का मतलब ये नहीं कि गंदा संग्रहणय। अशुद्ध संग्रहणय का अर्थ है कि थोड़ा। यहाँ पर कम अशुद्ध शब्द का अर्थ गंदा या गलत या अपवित्र नहीं है। अशुद्ध शब्द का अर्थ है कम होना, कम संग्रह होना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आया। हाँ बोलिए सरिता जी। दीदी मैं ये बोल रही थी, जैसे आप अभी ये बता रहे हैं ना
कि महासत्ता और शुद्ध संग्रहण और अशुद्ध संग्रहण। जैसे अपन एक पूरा एक किताब ले लिया, एक किताब बस, तो ये हो गया शुद्ध संग्रहण। और फिर इसके अंदर क्या है, जिससे अपन ने ये सब अलग अलग किया, तो ये अशुद्ध है, ये हो गया। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। अभी भी इतने सारे दुकान के उदाहरण भी तो दिया है ना, उससे तो क्लियर हो ही गया होगा, जी उसे समझ लो आप। अब हमको तो ये यहाँ पर ये जैनागम के परिप्रेक्ष्य में करना है, ये तो सब उदाहरण की बातें हैं। तो जैनागम के परिप्रेक्ष्य में तो यही ध्यान रखो आप कि जीव द्रव्य है, तो जीव बोला तो ये संग्रह नय हो गया, है ना। संसारी जीव बोला तो ये भी संग्रह नय हो गया, क्योंकि उसके भेद की तरफ नहीं गए और उसको एक कलेक्ट करके बोल दिया कि ये जीव द्रव्य, वो संग्रह नय। बस इतना सा अर्थ लगाना है। ठीक है, तो संग्रहण है दो प्रकार के, अशुद्ध संग्रहण है और शुद्ध संग्रहण है। अब ये जो महासत्ता और अवान्तर सत्ता की बात थी, तो महासत्ता में तो सभी द्रव्य आ गए, और अवान्तर सत्ता में क्या हुआ, सत्ता शब्द दोनों में लगा है, महासत्ता में भी और अवान्तर सत्ता में भी। तो ऐसा नहीं कि अवान्तर सत्ता कुछ सत्ता है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जीव द्रव्य कुछ द्रव्य है ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पूरे द्रव्य नहीं है, कंप्लीट नहीं है विश्व, लेकिन जीव द्रव्य तो अपने आप में सत्ता रखता है ना। ऐसे अवान्तर जो सत्ता है, अवान्तर सत्ता मतलब अलग अलग अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता होना, वो अवान्तर सत्ता है। अवान्तर सत्ताओं का समूह मिलकर एक महासत्ता होती है। जीव द्रव्य, ये जीव की सत्ता, अजीव की सत्ता, पुद्गल की सत्ता, धर्म की सत्ता, अधर्म की सत्ता, आकाश की सत्ता, काल की सत्ता, और इन सबके अनंत अनंत भेद, उन सबकी सत्ता, उनके पर्यायों की सत्ता, ये सब सत्ता मिलाकर, उनके गुणों की सत्ता, उनके पर्यायों की सत्ता, ये सब सत्ता मिलाकर एक महासत्ता बनती है। मिलाकर मतलब ये मिक्स नहीं होते, मतलब इन सब सत्ताओं का ज्ञान होना, वो एक महासत्ता है। ये सब सत्ताएं जिसके अंदर शामिल हो जाए वो एक महासत्ता कहलाती है। सत्ताएं कभी मिक्स नहीं होती, सबकी स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है, पर उन सब सत्ताओं का कलेक्शन एक महासत्ता कहलागे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, अनुज जी भाई साहब? हाँ जी, समझ में आ रहा है। हाँ, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने शुद्ध संग्रहणय और अशुद्ध संग्रहणय को समझ लिया। अब संग्रहणय का कार्य क्या हुआ, कि संग्रहणय का एकमात्र कार्य यह है कि जो विभिन्न सत पदार्थ हैं उनमें समानता के आधार पर एकता स्थापित करना, यह संग्रहणय का कार्य है ना। अलग अलग जाति की चीजें हो, किसी चीज को कलेक्ट, भाई इकट्ठी करके लाओ, कि क्या इकट्ठी करके लाए, तो हम उसको बताएंगे कि लकड़ी इकट्ठी करके लाओ, तो लकड़ी, अब उस वो लकड़ी आड़ी हो, टेढ़ी हो, गोल हो, मटोल हो, सबको इकट्ठी करके लाएगा। तो उसको एक किसी एक आधार पर तो मतलब बहुत जाति के इकट्ठी कर सकता है, लेकिन कोई एक आधार तो ऐसा होगा जो जिससे वो दूसरी चीजों से उसको अलग करेगा। तो उन सबको कलेक्ट करना मतलब समान, उन सब में जो समानता है उसके आधार पर उनको एकत्रित किया ना उसने, कि वो भी लकड़ी है, ये गोल हो चाहे टेढ़ी हो, ये तो है तो लकड़ी, ये चौकोर हो या लंबी हो, ये तो लकड़ी। ऐसे उनको उनकी समानता के, समानता क्या उसमें लकड़ी पना, उसमें समानता है, उस समानता के आधार पर एकत्रित करना, एकता स्थापित करना, यह संग्रहणय का कार्य है। मंजू जी? दीदी, ये महासत्ता और अवान्तर सत्ता जो है ना, उसी को शुद्ध और अशुद्ध कह रहे हैं क्या? देखो, फर्क है दोनों में। जो महासत्ता है उसको उसको जानना या उसको ग्रहण करना, जानना या ग्रहण करना एक ही बात है, वह तो हो गया शुद्ध संग्रहण है, इतना तो ठीक है। लेकिन अवान्तर सत्ता को ग्रहण करना, इसको अशुद्ध नय संग्रह, अशुद्ध संग्रह नय कह भी सकते हैं। और अवान्तर सत्ता में क्या होता है कि अवान्तर सत्ता के भी और भी कई पार्ट्स हो सकते हैं ना। अवान्तर सत्ता हुई जीव द्रव्य,
जैसे ये एक अवान्तर सत्ता है जीव। अब इसके बाद इसके कोई भेद नहीं होंगे क्या, कि इसके और भी भेद हो सकते हैं जीव के। जीव के बाद संसारी और मुक्त भी हो सकते हैं, फिर संसारी के भी त्रस और स्थावर ऐसे हो सकते हैं, मुक्त के भी मतलब संसारी त्रस और स्थावर के भी भेद ऐसे कई कई भेद हो सकते हैं। तो वो उन सब को भी अशुद्ध संग्रह नहीं कहा जा सकता है। इसलिए एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि महासत्ता तो शुद्ध संग्रह है और अवान्तर सत्ता अशुद्ध संग्रह है। एक दृष्टिकोण से ऐसा कह भी सकते हैं, लेकिन उसमें भेद है। जो अवान्तर सत्ता है वह कई प्रकार की हो सकती है। मतलब वो जो संग्रह आप किन चीजों का संग्रह कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है। कितनी चीजों का संग्रह कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा नय लगाया है। यदि आपने पूरे विश्व को संग्रह किया है, कलेक्ट किया है, तो आपने शुद्ध संग्रह नय लगाया है। और यदि आपने किसी एक वस्तु को या एक किसी द्रव्य को संग्रह किया है, तो फिर आपने अशुद्ध संग्रह नय का यूज किया है। अब ये नए पढ़ क्यों रहे हैं अपन, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं अपन? अशुद्ध संग्रह, शुद्ध संग्रह, महासत्ता, अवान्तर सत्ता, प्रश्न कॉमन है ये कि ये भाई क्यों दिमाग लगाएं इतना, क्या काम है? देह भिन्न है, आत्म भिन्न है, इससे भेद विज्ञान हो जाएगा, इतना दिमाग क्यों लगवा रहे हो भाई? शोभा जी का तो रहता है ये प्रश्न, सबका होगा तो पूछ लेती है शोभा जी, तो प्रश्न इसलिए समझ में आ रहा था, लेकिन अंदर तो सबके चल रहा है, क्या मतलब है? फालतू में नींद आने लग जाती है, इतना इतना डिटेल करते हैं, वैसे ही दोपहर का समय है। कुछ यूज नहीं है ऐसा नहीं है, प्रत्येक नए का यहाँ पर है, बिल्कुल है। ये तो हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हम नयों का यूज, भूत निगम नय, भावी निगम नय का हमने देखा ना कितना हम यूज करते हैं, पर हमको पता नहीं कि हम ये इस नए का यूज कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, ये जो आगम है ना, जिनागम, ये आप जब पढ़ने जाओगे, या जो हमने 7 तत्व के नाम पढ़े हैं, जीव अजीव आश्रो बन संवर निजरा मोक्ष, उसके संबंध में आप पढ़ने जाओगे तो वो कहाँ पे पढ़ोगे? जिनागम में पढ़ोगे। तो जिनागम में आप पढ़ोगे तो वहां कई तरह की बातें ऐसी आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो भ्रमित हो जाओगे आप कि अरे यार ये तो गजब कर रहा है। अभी कह रहे थे कि है ना तीर्थंकर बनते, भगवान जन्मते नहीं बनते हैं, और अब कह रहे हैं कि तीर्थंकर का जन्म हुआ है। तो ये तो बहुत उल्टा पुल्टा है जिनागम में, तो ऐसा लगने लग जाएगा। लेकिन जिसको नय का ज्ञान हो गया वो समझ जाएगा कि इस लाइन में भावी निगम नय से या भूत निगम नय से उनको तीर्थंकर कहा जा रहा है। तो वो भी सत्य है कि इस अपेक्षा से ये सत्य है। ये जो तीर्थंकर का जन्म हुआ ऐसा कह रहे हैं, वो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि ये जो है बालक, वो आगे जाके तीर्थंकर बनने वाले हैं, इसलिए तीर्थंकर का जन्म हुआ है, तो भावी निगम नय से उनको तीर्थंकर कहा। तो ये असत्य नहीं है, ये भी सत्य है। जिनागम पढ़ने में आपको सरलता हो जाएगी, नहीं तो आपको हर लाइन में विरोधी लगेगा, खुद में जैन दर्शन आपको विरोधी लगेगा, आपस में विरोध दिखेगा आपको दोनों में, ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन में। कल ही हम चर्चा कर रहे थे, कल तो विमलेश जी थे क्लास में शाम को, कल चर्चा की थी हमने 10 प्राण की चर्चा की थी, ध्यान है ना? उसमें वृहद द्रव्य संग्रह की गाथा एक बोली, क्या गाथा है भाई? तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय। ये तो इसकी 10 प्राण की है। एक और है, हाँ देखो, बृहद द्रव्य संग्रह में एक गाथा और आती है, वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे। वर्ण रस पंच, वर्ण और रस 5 है, गंधा 2 प्रकार के गंध है, फासा 8, स्पर्श 8 है, निश्चया जीवे, निश्चय से जीव के। वृहद द्रव्य संग्रह की गाथा इतना बड़ा ग्रंथ है वो, उसमें क्या लिखा है? स्पर्श रस गंध वर्ण ये जीव के निश्चय से है अचरज की बात। ऐसा कैसे, क्या हो गया था आचार्य को, ऐसी बात कैसे कह दी उनने? ये तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण तो निश्चय, अठ निश्चया जीवे, ये कह रहे हैं। हम बचपन में अक्सर ये करते थे, मतलब हमारे तो खेल में भी यही चलता था ना
पाठशाला में पढ़ते थे तो खेल में भी हम ये करते थे कि कोई भी नया आया बच्चा पाठशाला में, देख इसमें क्या लिखा है, वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ निश्चय जीव है, ये निश्चय से जीव के। और वो भी सोचना पड़ जाता है कि ये निश्चय से जीव के कैसे हो सकते हैं, तो पुद्गल के भेद है भाई। स्पर्श रस गंध वर्ण तो बालपोथी से पढ़ा हमने, स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल के भेद है, और बृहद द्रव्य संग्रह में लिख रहे हैं कि ये निश्चय से जीव के, ऐसे कैसे कह दिया। फिर हम उसको चक्कर गिननी करने के बाद उसको बताते थे कि नीचे की लाइन पढ़ो, तो नीचे की लाइन में क्या लिखा है, वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ निश्चय जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। नो संति नहीं होते हैं, निश्चय से जीव के नहीं होते हैं, और जीव तो अमूर्तिक है, ऐसा पूरा उसमें आया है। तो जो आधी पढ़ के उठ गया वो तो क्या समझेगा, अरे जिनागम में तो बिल्कुल उल्टी उल्टी बात, एक तरफ तो कहते हैं कि जीव अमूर्तिक है और एक तरफ कह रहे हैं कि स्पर्श रसगंध वर्ण जीव के। जो एक दिन क्लास में आया और अगले दिन क्लास में नहीं आया वो तो समझ लो कि गया, भटक गया, क्योंकि उसको तो लगेगा कि अरे भाई ये तो वो तो पक्का गाड़ के गा के, वो ध्यान से सुनने वाला इंटेलिजेंट बच्चा है और एक बार में खूब ग्रहण कर लेता है। तो आज क्या पहली लाइन चली बृहद द्रव्य संग्रह की और उसमें ये बताया कि ये वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ निश्चय जीव, और वो इसी को पक्का मान के चला गया, दूसरे दिन गायब, क्लास में ही नहीं आया। इसलिए तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि रेगुलर रहा करो भाई, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक दिन कुछ और बात चली, अगले दिन उसी बात को क्रॉस कर दिया कि ऐसा नहीं है। तो ये नए का बहुत खेल है हमारे जीवन में, ये सब नए है कि निश्चय नए से ये जीव के नहीं है ऐसा। तो नए नए का बहुत महत्व है। आपको ये कह दिया कि जो जीव कैसा होता है, तो जीव पंचेंद्रिय होता है, तो ये सत्य है या असत्य है? क्या सत्य है? ये तो जिनवाणी में आया कि जीव पंचेंद्रिय, और उसी जिनवाणी में जीव को अतीन्द्रिय बोला है कि जीव पंचेंद्रिय वाला जीव होता ही नहीं है, ऐसा बोला है इसी जिनवाणी में। तो एक तरफ तो जीव को बोल रहे हैं कि पांच इंद्रिय, बचपन से रटा दिया कि पांच इंद्रिय वाला होता है जीव, जीव पंचेंद्रिय, हम पंचेंद्रिय बचपन से रटते आए, और अब जैसे बड़े हुए आपने बोला कि वो सब तो बोल और तुम तो अतीन्द्रिय हो। अब आपने तो बचपन से ऐसा सिखाया। तो सब नयों का खेल है, वह भी सत्य और यह भी सत्य। निश्चय नए से तो जीव अतीन्द्रिय ही है, लेकिन बाहर में संयोग में उसकी इंद्रियां देखकर, उसकी अवस्था देखकर ऐसा कह दिया गया कि यह पंचेंद्रिय है, तो वो पंचेंद्रिय कहना व्यवहार नय का कथन। तो निश्चय नय और व्यवहार नय का बराबर ज्ञान होना आवश्यक है, नहीं तो जीव भटक जाएगा, उसको मिलेगा ही। क्यों पंचेंद्रिय क्यों कहा? शुरू से अतीन्द्रिय कह देते ना, शुरू से यदि अतीन्द्रिय कह देते तो तुम चींटियां मारते, तुम मच्छर मारना लग जाते, क्योंकि तुमको पता ही नहीं होता कि एक इंद्रिय भी जीव है, दो इंद्रिय भी जीव है। तो ये बाहर की अवस्था का ज्ञान कराना भी आवश्यक था, इसलिए व्यवहार नए भी बताना आवश्यक है और निश्चय नए भी बताना आवश्यक है। ऐसे ही ये सातों नए बताना आवश्यक है। इन नयों के बिना जिनवाणी का अर्थ समझना बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए जिनवाणी का यथार्थतया अर्थ समझे, इसलिए इन नयों का कथन यहाँ पर किया गया। चलो, तो ये अभी अपना समय हो गया है। संग्रह नय हमने देख लिया आज पूरा, कि संग्रह नय क्या कार्य करता है, और संग्रह नय के भेद भी जान लिए। कल अब हमारा व्यवहार नय चलने वाला है ना। अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी लेंगे, थोड़ा सा आपकी भूमिका बन गई है ना, थोड़ा सा कल से थोड़ा दो दो तीन तीन नए लेंगे, मतलब कल और परसों में हम ये नए पूरा समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट का समय है आपके पास, और जिनवाणी सूती लेना हो किसी को तो वो हैंड रेस कर लीजिए। चलिए ठीक है, डायरेक्ट जिनवाणी सूती ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। आदि शांति माता की जय। जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे से करा।